हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो है अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप उसको फिर से रिवीजन करो। ठीक है, देखो बेसिकली ये बेसिकली नाम से ही लग रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हमने हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे, वो चाहे जिस भी फंक्शन के हो, चाहे जैसे आपने जो अपने जैसे इन्वर्स फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, तो इस तरीके का आपने जो है डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। ना अब उनका हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि अब हम उनको कहाँ कहाँ किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर हम आपको ऐसे बोले ना कि इसका यूज़ अब जो आप जो है किसी इंजीनियरिंग फील्ड में कर सकते हो, ठीक है, मतलब हर एक जगह, या फिर साइंस के फील्ड में कर सकते हो, तो मतलब अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जब आप आगे जब हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको फिर इसका एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा। समझ, जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे देखो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, अब आपको अपने सिलेबस में जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको इसका एप्लीकेशन किस फील्ड में पढ़ना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, कि कोई भी क्वांटिटीज़ कितने हिसाब से चेंज हो रही। चेंज में दो चीज़ें होती भाई, दो बातें समझना, चेंज में दो बातें होती हैं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस हिसाब से या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे, हम उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, मतलब इस डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कोई भी अगर फंक्शन है तो कैसे पता करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें ये बातें यहाँ से समझ में आएंगी। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस को ड्रॉ करने में भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हम लोग इस डेरिवेटिव की क्या करेंगे, एप्लीकेशन इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा फाइंड आउट करने में मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपने नाम भी सुना होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, ये चैप्टर 6 है, तो आप कई बच्चे उसको पहले भी पढ़ चुके होंगे या फिर स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़े होंगे। तो हम बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम मतलब पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, समझते हैं, उसके बेसिस पे इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके बाद फिर इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो देखो समझते हैं क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। देखो बच्चे, बात करें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की, तो देखो बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल, आपने क्लास 11 में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्लास 12 में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है। होता है क्या, जैसे मान लो अगर हम आपको अगर कोई एक डेरिवेटिव देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपको दिया ds dt। ठीक है, तो इस ds dt का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि s का मतलब डिस्टेंस है और t का मतलब टाइम है। तो बात समझो, इस ds dt का मतलब क्या है, इस ds dt का मतलब ये है कि हमारी जो डिस्टेंस है ना, वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो अब कोई भी फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जैसे मान लो अगर आप जैसे ये लिखते थे dy dx लिखते थे, ये लिखते थे ना, इसका मतलब क्या है कि y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड, ये इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, डेरिवेटिव। और ये बात तो आप पहले से ही जानते हो, इसी को हम लोग कह रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। तो कोई भी अगर फंक्शन किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा, देखो इसमें समझो, इसमें आपको बेसिकली वर्ड्स प्रॉब्लम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जब वर्ड्स प्रॉब्लम, आप किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से मतलब समझना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। अब इसके थ्रू आपको जो है चीज़ें यहाँ से देखो समझ में आएंगी। क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना आप, है ना। जब तक आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। देखो साफ साफ बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। दैट मीन्स डी ए तो समझ में आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए, और ए का हमें क्या लेना, डी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में। फिर आगे देखो बोल रहा है ऑफ सर्कल पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ये साफ साफ लिख दिया है, कभी कभी तो ये साफ साफ लिखा रहता है बट कभी कभी नहीं लिखा रहता है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आए, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में तो साफ साफ दे भी दिया कि नहीं, एरिया निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के टर्म में निकालना है।
दैट मीन्स आपसे ये देखो साफ साफ जो है ना, अगर हम इसका मतलब बोले ना तो ये साफ साफ आपसे डी ए पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं करते, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लेट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप लेट करोगे, कंसीडर कर लेते हैं क्या कि हमारी जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ जो सर्कल है वो हम मान लो रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ए से, इज इक्वल टू ए है, और इसकी मान लेते हैं कि जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। तो एज बी नो, अब एरिया इज इक्वल टू होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह तो आर ही रहने देते हैं। अच्छा, बेसिकली ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले लो, और ये आप ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, ठीक है, ये सही है। अब देखो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। सो आपको ये निकालना है डी ए डी आर, आपको ये निकालना है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो, अच्छा अगर आप जैसे डी ए डी आर मान लो अगर आप लिख रहे हो, डी ए डी आर अगर आप लिख रहे हो तो इस डी डी आर को ऐसे ही छोड़ दो। अब ए की वैल्यू आप देखो क्या रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ से पाई देखो हमारा हो जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा आपके पास, डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर। मतलब कि आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। कितना सिंपल सा चीज़ है, कितना सिंपल सा ये आपका डिफ्रेंशिएशन है, आपने ये पढ़ा है ना डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में। सो कितना आ जाएगा, पाई और आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r, दैट मीन्स 2 पाई आर, ये आया। अब क्या है कि इसकी जो रेडियस है ना वो दे रखी है कितनी, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल r की जगह क्या रख दो, 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप रख दो कि व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन डी ए डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर का मतलब 5, दैट मीन्स 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह सकते हो सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पर सेंटीमीटर आपसे पूछा था, मतलब सॉरी परसेंट नहीं, पर सेकेंड आपसे क्वेश्चन पढ़ो, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो सिंपल हमारा जो आंसर है वो हम कैसे बता देंगे, पर सेकेंड में बता देंगे। ये चीज़ क्लियर है, बताओ। जैसे भाई जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हमने कर दिया, क्लियर है ना। बनाओ, देखो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, ध्यान समझो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इसको आपने देखा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगी क्या, सारी चीज़ें आप जान रहे हो, सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, उसी की वजह से आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखो बच्चे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं एक बार। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वॉल्यूम है वो 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया, ध्यान से सुनो, क्यूब का सर्फेस एरिया बोल रहा है। हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन एज, तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं सर कि हमारे पास कोई एक क्यूब है और उस क्यूब की जो लेंथ है या उस क्यूब की जो एज है, उस एज की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है। बात समझो, बात समझो। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए समझो मेरी बात को, समझो पहले आप। मैंने कहा सर लेट करते हैं क्या कि एज है ना, या लेंथ समझ लो, लेंथ ऑफ एज, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब्स एज, ठीक है। क्यूब की जो एज है ना उसकी एज जो है एक्स मान लेते हैं, और ये एक्स ऑलरेडी देखो दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिलहाल हम इसका 10 सेंटीमीटर का बाद में यूज करेंगे। अब पूछा क्या था, अपने वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो लेट कर लेते हैं सर फिर से कि इसकी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितने बच्चों को याद है, ऑनेस्टली बताओ। लेट कर लेते हैं एस, और एस इज इक्वल टू देखो आपको पता है 6 एक्स स्क्वायर, ये तो होता है सरफेस एरिया किसका भाई, क्यूब में टोटल कितना सरफेस होता है। ये तो अब बच्चों वाला ये सब बात हो जाएगा, फिर जाने तो नहीं, छोड़ो। तो ये सब बातें आपको थोड़ी सी फॉर्मूले भी थोड़े से 10th वाले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब डायरेक्टली देखो, अगर हम इसके क्वेश्चन पर कहता है कि हाउ फास्ट, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, ds/dt, साफ साफ आपसे ये पूछ रहा है क्या बच्चे, ds/dt। अब देखो ds/dt, थोड़ी सी बड़ी बात समझना, जब आप इस ds/dt को जब आप सॉल्व करोगे, चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साफ साफ देखो क्या पूछ लिया हमसे, पूछ लिया ds/dt पूछ लिया। तो ds/dt भाई क्या, dt ऑफ s का मतलब क्या, हम लोग क्या रख देंगे, 6x स्क्वायर रख देंगे, इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा देखो 6 को बाहर ले लेते हैं, dt ऑफ x स्क्वायर,
अब देखो इस वाली ऐसे ऐसे वाले का डिफरेंशिएशन आपको याद है ना कि टी के रिस्पेक्ट में करना है एक्स का, बात समझो, टी के रिस्पेक्ट में करना है एक्स स्क्वायर का। तो देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर का पहले आप कर दो तो कितना होता है 2x। फिर अब x का वापस फिर से दोबारा करोगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t था, तो dx dt। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, ये आपका एरिया तो निकल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इस dx dt की वैल्यू क्या रखोगे। मान लो इस x की वैल्यू तो 10 रख दो, ऐसा नहीं है कि सर ऐसा करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख देते ना, वो वाला काम नहीं करना। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम क्या करते हैं x की वैल्यू रखेंगे। तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पर सर मैंने कहा आपने सर यहाँ पे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब लेकिन इस dx dt की वैल्यू क्या रखी जाए। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बच्चे देखो ये चीज आपकी देखो दी गई है स्टार्टिंग में कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग हेल्प लेंगे और यहाँ से हेल्प लेकर के हम लोग क्या निकालेंगे, dx dt निकालेंगे। आ रही बात है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान से मेरी बात को समझो, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्टली पहले ये चीज भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने पहले जो भाई जैसे आपको क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है आप डायरेक्टली उस पर आ जाओ, लेकिन आपने कहा कि नहीं सर हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से हमें जो है हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो हमें इसके लिए हमें अब इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो, लेट कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम है क्यूब की, लेट कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो मान लेते हैं v है, और आपको वॉल्यूम पता होता है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है x क्यूब, ये तो होता है। सो अब देखो अभी ऑलरेडी दे रखा है कि जो रेट है मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है किसी रेट से, है ना, मतलब उसकी रेट देखो दे रखी, दैट मीन्स ये आपका दे रखा है कि जो dv dt है वो कितना है, वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग। ओके तो ये हमारे पास देखो दे रखा है, कैसे आपने सर ये कैसे लिख दिया, ये देखो साफ साफ कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, रेट वॉल्यूम का रेट है ना पर सेकेंड, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ। तो हमने ये लिख दिया। अब इसका देखो मतलब क्या है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या कि dv, dv नहीं, दैट मीन्स ddt ऑफ v का मतलब क्या है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब का आपको जो है एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कैसे करोगे 3x स्क्वायर dx dt, बोलो ऐसे तो करोगे भाई, जिसका एक बार हम कर लेते उसका हम फिर से दोबारा क्या करेंगे, क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना था तो हम एक्स को मान लेते थे टी, क्लियर है ना ये बात, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9। तो देखो ये साथ साथ 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम में, सो dx dt इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, dx dt इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3/x², ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करते हैं देखो, हमें ds dt निकालना था तो हम इस dx dt की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ds dt इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, देखो ये हमारे पास यानी कि 12x इंटू dx dt की वैल्यू कितनी आई है 3/x²। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास देखो कितना आ जाएगा 12 3 36/x। अब किस पर बोल रहा है आपको, देखो आपकी जो है ना वो क्यूब की जो लेंथ है वो देखो दे रखी कितनी, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जो एज है वो बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन क्या पूछा था आपसे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। सो आप ये बता दो कि ds dt इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 36/10 दैट मीन्स 3.6 कितना हो जाएगा एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो ये बात क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, हाँ तो प्रैक्टिस करो, एक बार इस क्वेश्चन को लगा ली, अब कोशिश करो कि बिना देखे आप इस क्वेश्चन को लगा लो, तो फिर अपनी महानता समझो, अदरवाइज फिर ऐसा नहीं, बिना देखे लगाओ, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, अभी समझो अभी और समझो, ठीक है। देखो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ध्यान से एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसलिए लिख भी दिया गया ताकि क्वेश्चन को आप देखो बार बार पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको यहाँ से स्टेटमेंट मतलब जो है चीज़ें वो आप बना नहीं पाओगे। देखो साफ साफ कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू लिक्विड, स्टोन जो है वो किसी लिक्विड में ड्रॉप्ड हुई एंड वेव्स क्या हुए क्रिएट हुए, ठीक है, एंड वो जो वेव्स है ना वो मूव कर रहे हैं इन अ सर्कल एट आई स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मेरे को बता दो क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या लिखोगे,
कह रहा है कि जो वेव्स मूव कर रहे हैं इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक मिनट आगे पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है कि एट द इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पर, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव, मतलब कि जो वेव बन रही है ना, उस भाई वेव हमारा कैसा होगा, एक सर्कल के फॉर्म में होगा। तो पर्टिकुलर किसी टाइम पर बोल रहा है कि उस वेव की जो उस वेव मतलब हमारा जो सर्कुलर फॉर्म में जो हमारा वेव है उसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेस। तो जो इनक्लोज्ड एरिया है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है आपको ये बताना है। ओके देखो, तो सबसे पहले इस वाले इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि हमारा जो स्पीड है, कह रहा है कि स्पीड ऑफ जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड है दैट मीन्स ये v दे रखी है, v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, v स्मॉल v दैट मीन्स स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ कि इस 4 सेंटीमीटर अच्छा थोड़ी देर के लिए बात को मेरी समझना। मान लिया हमने सर कि हमारी ये जो सर्कल जो बन रही है वेव के फॉर्म में, जो ये जो हमारी जो वेव है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो लेट कर लेते हैं कि जो वेव है ना, रेडियस जो है पर्टिकुलर किसी टाइम पर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ वेव जो है वो मान लेते हैं r है। ठीक है, और अब ये जो रेडियस है वेव की वो टाइम के साथ क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, समझ रहे हो ना। ठीक, एंड एरिया जो है, एरिया ऑफ जो वेव है वो मान लेते हैं a है। ठीक ठीक है, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीज। ठीक है, तो मान लेते हैं एरिया हमारी a है और ये टाइम के साथ क्या कर रही होगी, वैरी कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। अब अगर देखो ये जो दिया है कि इसकी जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है देखो आर जस्ट लाइक मतलब कि क्या होगा कि मान लो अभी वेव ऐसे था, इतना छोटा था, मान लो अब और बड़ा हो गया तो आर उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी आर के इंक्रीज होने को मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर अब ये आर भाई हम कह रहे हैं ना पर सेकेंड के हिसाब से, जैसे मान लो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ऐसे देखो क्या अगर हम इस आर का अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते, दैट मीन्स अगर हम ये करें डी आर डी टी अगर कर दें, तो डी आर डी टी को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड बोल सकते हैं क्या। नहीं समझे, जैसे आपने क्लास 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे आपके पास अगर डिस्टेंस होती थी तो डिस्टेंस का अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते थे, एस का अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे तो आप इसी को क्या बोलते थे, वी बोलते थे। तो सेम वही काम देखो यहाँ पर भी तो है। हमने क्या किया, हमने इस r का dt के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस dt को भी हम लोग dr dt को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और ये dr dt इज इक्वल टू क्या हो सकता है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बोलो ये लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या dr dt। ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा आपसे पूछा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेज। फिर वो बात की बात है कि रेडियस आपकी दे रखी, वो तो हम डिफरेंशिएशन जब कर लेंगे एरिया का, जब हम रेट ऑफ चेंज जब निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम आर की वैल्यू जो है वो रखेंगे। बट अब यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेज। तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेज, दैट मीन्स आपसे ये साफ साफ देखो क्या बोला, आपसे ये निकालने के लिए बोल रहा है, डी ए डी टी आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। अब डी डी टी, अब एरिया है तो एरिया की जगह आप क्या रखोगे, आपको पता है ये आपकी सर्कल है तो सर्कल का एरिया देखो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेम पाई आप यहाँ से बाहर ले लो, डी आर डी टी, सॉरी डी आर और सॉरी डी टी होगा, डी टी और आर स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या मिलेगा, देखो 2 पाई आर। भाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, 2 आर, तो पाई पहले से था 2 पाई आर, और ये आपको मिलेगा डी आर डी टी। और आपको पता है कि डी आर डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, ये देखो पता है। ये जस्ट लाइक आपकी उस तरीके के क्वेश्चन की तरह हो रहे हैं जैसे आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन टाइप से पढ़ा था कि 2 इक्वेशन होते थे, 2 इक्वेशन की हेल्प से हम किसी एक 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते थे, है ना। तो एक ये है, इसके हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ हमेशा आपको दी रहेगी। तो निकाल लेते हैं यहाँ से सर, क्या हो जाएगा, डी ए डी टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर डी टी की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 4, तो कितनी हो जाएगी 8 पाई आर। व्हेन आर इज इक्वल टू अगर हम 10 सेंटीमीटर रख लेते हैं, सो हमारे पास जो डी ए डी टी है वो देखो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा जो एरिया है वो कितना तेजी से इंक्रीज करेगा। सो डी ए डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डी ए डी टी इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 8 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 10।
तो कितना हो जाएगा 80 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगी, हमारी जो एरिया है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ठीक, मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में? मज़ा तो आ ही रहा होगा, मतलब आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी, थोड़ी सी बातों को भी और समझो, एग्जाम्पल तक तो समझो ही समझो, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फिर आपको अगर आप खुद से लगाना होगा तो लगाना, बट पहले यहाँ तक समझो कि देखो थीम समझो क्या है, कि हमें एक दूसरी चीज़ निकालनी है और उस दूसरी चीज़ को निकालने के लिए हम एक पहली चीज़ का क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, और वो चीज़ हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब इस चीज़ को हमें समझ करके, भाई जब तक क्वेश्चन को नहीं लगाओगे ना एक बार दो बार, तो फिर नहीं आने वाला समझ में। आप लगाओ, इसको लगा लिया आपने तो आप कोशिश करो आप इसको जो है बिना देखे फिर से आप लगा सको किसी दूसरे पेज पर, किसी दूसरी कॉपी पर। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। ओह सॉरी, देखो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, और अब हम बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 की। ओके, देखो जी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एक्स दे दी गई है, इज इंक्रीजिंग, अब वो जो लेंथ है ना वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, और जो वाई है वो भी क्या कर रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। एक मिनट डिक्रीजिंग है, सॉरी, ये आपकी डिक्रीज कर रही है ना, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। ठीक है, जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट के हिसाब से दिया है। व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, फर्स्ट बोल रहा है पेरीमीटर का। रेट ऑफ चेंज ऐसे पूरा पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, बट उसके पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये चीज़ें हमारी दी क्या गई हैं। अब देखो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि जो लेंथ है वो x है, ब्रेथ जो है वो y है, लेंथ आपकी इंक्रीज कर सॉरी लेंथ आपकी डिक्रीज कर रही है ना, पर सेकेंड के हिसाब से, और विड्थ जो है वो आपकी इंक्रीज कर रही है पर सेकेंड के हिसाब से। तो ऐसा करते हैं हम पहले इसका मतलब लिख लेते हैं। देखो अगर लेंथ देखो अगर कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज कर रही होगी तो आप उसको माइनस के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, और अगर ऑब्वियस बात है अगर कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज करी तो उसको प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स लेंथ ऑलरेडी ये दे रखा है, तो dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो dx dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अब जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो dy dt है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका गिवन है। बोल रहा है कि जो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, कि चलो बताओ पेरीमीटर में क्या चेंजेस आएगा, कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। अब देखो तो हमें पता है कि सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको भी पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो होता है। अब लेंथ की जगह क्या रखेंगे, x, दैट मीन्स हम ये रख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा पेरीमीटर को मान लो कि अगर हम पेरीमीटर को मान लो हम इसके फर्स्ट लेटर p से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते थे p, तो अब इसका dp dt निकाल लो, रेट ऑफ चेंज निकाला है ना, dp dt, दैट मीन्स इधर भी ले लो 2 बाहर ले लो, d dt ऑफ क्या, x प्लस वाई। और आपको पता है कि x का अगर आप t के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, dp dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, ये आपको मिलेगा dx dt और प्लस dy dt, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फाइनली dp dt देखो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, और देखो dx dt की देखो आपने वैल्यू बताई है कितनी है, -3, प्लस dy dt की आपने वैल्यू बताई है कितनी है, 2, कितना आ जाएगा सर, 2 इंटू -1, दैट मीन्स माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो पेरीमीटर है ना वो डिक्रीज करेगी, कैसे, माइनस के 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो क्या कर रही होगी, मतलब एक मिनट में माइनस का 2 सेंटीमीटर कम हो रहा होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कम हो रहा होगा, दैट मीन्स इसका ये मतलब है। क्लियर है ना। फिर देखो हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले पोर्शन की, दैट मीन्स बी वाला पोर्शन क्या बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया दैट मीन्स लेट कर लेते हैं कि एरिया जो है वो dA है, तो dA इज इक्वल टू dA dt इज इक्वल टू, अब देखो
तो एरिया इज इक्वल टू होता क्या है ये बता दोगे? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या रखोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई, और इसका क्या ले लोगे? डी डी टी पूरा रहेगा ना। अब इसमें आप क्या लगाओगे? वही फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे। सो फाइनली देखो आपको डी ए डी टी देखो क्या मिलेगा? डी ए डी टी इज इक्वल टू, तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट इंटू यानी कि एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट इंटू डी वाई डी टी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स डी टी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो सो फाइनली एक्स की वैल्यू देखो दी गई है, कितनी है? 10 रख दिया, इंटू डी वाई डी टी की वैल्यू देखो दी गई है, कितनी है? 2 प्लस वाई की वैल्यू देखो दी गई है 6 इंटू डी एक्स डी टी की वैल्यू दी गई है, डी एक्स डी टी कहाँ गया? माइनस का 3। सो कितना आ गया? 20 और माइनस का 18, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ध्यान से है ना, यूनिट्स को समझो, एरिया की हम बात कर रहे हैं ना, पर मिनट। ये आपका हो जाएगा आंसर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब है कि हमारा जो एरिया है वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बताओगे आप कमेंट करके, हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। बस थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे, है ना। ठीक बजे, एग्जाम्पल नंबर जो 5 हम लिखने वाले नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। आप इसको अपने बुक में पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ो। देखो साफ साफ बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट, है ना, यानी कि कॉस्ट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। मतलब लेट क्या करना है, कॉस्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, जो कॉस्ट है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, ठीक है। इन रुपीज़ में एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई, मतलब कुछ एक्स यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कैसे दिया गया है देखो, सी ऑफ एक्स, ठीक है, कितना 0.005 एक्स क्यूब माइनस का 0.02 एक्स स्क्वायर और प्लस का 30 एक्स और प्लस का 5000। ये आपकी जो है ना एक मतलब कॉस्ट, मतलब पर्टिकुलर किसी ऐसे समझ लो कि कोई एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, और ये उसकी उस एक्स यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, सिंपल। अब कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, क्या निकालना है देखो, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं? 3 यूनिट जब प्रोड्यूस किए गए हैं, देन उस केस में आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा देखो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा समझना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कोई भी, जैसे मान लो अगर प्रोडक्ट है, अगर आप उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर मान लो अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने यूनिट निकाल दी है, बहुत ही ज़्यादा आपने यूनिट निकाल दी है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना। और अगर मान लो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की आपने जो यूनिट बहुत ही कम अमाउंट में निकाली है, तो कम अमाउंट में निकाली है और मान लो लोगों में डिमांड अगर ज़्यादा है, तो उस यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसी को कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट बताना है जब हमने केवल और केवल जब 3 यूनिट जब हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उस केस में आपको मार्जिनल कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट को बेसिकली हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मान लेते हैं सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि यूनिट के रिस्पेक्ट में, इतनी बात समझ आई कि अब यहाँ पे वही तो आपको ढूंढना है ना कि आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो साफ साफ यहाँ पर देखो हिंट दे रखा है कि यूनिट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करनी है? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, और यूनिट का मतलब एक्स। क्लियर होगी बात? दैट मीन्स आप सिंपली क्या निकाल लो, आप निकाल लो डी सी बाई डी एक्स। डी सी का मतलब ये पूरा, तो डी डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर और प्लस का 30 एक्स और प्लस का 5000। इसका आप कर दो डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो देखो कितना हो जाएगा, डी सी डी एक्स इज इक्वल टू 0.05 एक्स क्यूब का करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 0.005 आएगा, और इंटू इस एक्स क्यूब का करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 एक्स स्क्वायर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, माइनस 0.02 और इस जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, 2x प्लस 30x का करोगे तो क्या मिलेगा? 30, और इसका मिल जाएगा आपको 0। ये बात समझ आ रही है? ये आपने मार्जिनल कॉस्ट जो है आपने निकाल लिया पर्टिकुलर पर यूनिट के हिसाब से। बात समझ रहे हो ना? यूनिट के हिसाब से, दैट मीन्स आपने जो आपका जो
जो रेट होगा वो यूनिट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, जो कॉस्ट है वो यूनिट पर डिपेंड कर रही है। अब क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस, जब कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है भाई, तो हम रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हम इसको बोल रहे हैं क्या, डी सी डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, और माइनस का 0.02 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस का 30, इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप ये कर लेना, देख लेते हैं एग्जाम्पल से, देख लिया जाए, ठीक है। सब क्या करें, ठीक है, चीज़ें भाई जब अवेलेबल है तो देख लो ना, कितना दे रहा है, ये आप मल्टीप्लाई करें ना, आ जाएगा ना 0.135, ठीक है, 0.135 और माइनस का ये हो जाएगा कितना यार, 0.12 प्लस का 30, 6 2 हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, लगभग ये आपका बता रहा है 30.015 रुपीज़ आएगा, है ना। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 3 यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 30.015 रुपीज़ हो जाएगी। कितना इजी है, आपको बस वही पहचानना है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, इंपॉर्टेंट यही है कि किस रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, कौन सी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये अगर आप समझ गए, और ये समझ में कब आएगा, जब प्रैक्टिस करे रहोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो एक और जल्दी से देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास बचा है 6, ठीक है, तो इसको भी जल्दी से ही देख लिया जाए, देख लो, देखो तो बहुत ज़्यादा, मतलब देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये आपको चैप्टर नहीं लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा हाँ सर आसान है, लेकिन अब सर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। देखो ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सेम आपके एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है। देखो साफ साफ बोल रहा है, क्या देखो दे रहा है, कह रहा है कि हम अपने बुक में, देखो आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा, ठीक है, या फिर कोशिश करते हैं, ब्लर हो जा रहा है ना, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक, तो पता चला ये भी खराब हो जाएगा। ओके देखो साफ साफ आपसे देखो बोल रहा है कि द टोटल रेवेन्यू, ध्यान से देखो, अपने बुक में आप देखो, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, मतलब पर्टिकुलर एक्स, किसी भी कोई भी चीज़ का जो है एक्स यूनिट बेचा गया, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का एक एक्स यूनिट बेचा गया है, इस गिवन बाई, तो उसकी जो रेवेन्यू आई है वो कितनी आई है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, उसकी ये रेवेन्यू आ गई। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसकी रेवेन्यू जो है वो लिख लेते हैं, दैट मीन्स जो RX ये ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, तो और भी ज़्यादा आसान है 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है। अब मार्जिनल रेवेन्यू दैट मीन्स MR, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू दैट मीन्स MR। तो इस MR को देखो, या तो MR बोल दें, या इस केवल हम अगर हम इस R का, अगर हम इस R का DR, अब सर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम अपॉन में क्या लें, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालें, तो अब ऐसी बात है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू, वेयर बाय द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, क्लियर है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो नंबर ऑफ यूनिट दैट मीन्स x, तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम निकालेंगे dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो रख देते हैं, ठीक है। तो dx, अब देखो r है ना ये, तो इस r की वैल्यू ये पूरी रख दी जाए, बिल्कुल रख दी जाए सर, कितनी जाएगी देखो, 3x स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का 5। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 3x स्क्वायर का क्या मिलेगा, 3 इंटू 2x प्लस 36x का क्या मिलेगा, 36, और 5 का क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 5 का क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, सो फाइनली देखो MR इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 6x प्लस का 36। अब बोल रहा है कि जब हमने कितनी देखो यूनिट सेल करी है, हमने 5 यूनिट सेल करी, व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो रख दो, सो when x is equal to 5, देन जो आपका MR होगा, या जिसको आप dr dx बोल रहे हो, वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 प्लस का 36, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 5 31 यानी कि 30 और प्लस 36,
सो ये कितना हो जाएगा 66 क्या रुपीज़ में होगा। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा MR, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो हमने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लेना चाहिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और देखना कि जब आप बिना देखे जब आप कर रहे होगे तो आपको देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, और उस प्रॉब्लम को अगले जब हम एक्सरसाइज जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उस प्रॉब्लम को वहाँ से समझने की कोशिश करना कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें, हमें जो बातें समझ में नहीं आ रही हम उसको दूर कैसे करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।